अस्सलाम वालेकुम। आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग वेल। तो आज की जो ये वीडियो लेक्चर है ये बेसिकली सप्लीमेंट कर रहा है मॉड्यूल 4 को, विच इज़ अबाउट द थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, तो इससे पहले हमने जो चीज़ें डिस्कस की मैनेजमेंट थॉट्स एंड फिलॉसफी की क्लास में, उसका थोड़ा सा रीकैप कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली मैंने आपको डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ फिलॉसफी पे बात की, दैट वाज मॉड्यूल 1, जिसमें हमने ऑन्टोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी, लॉजिक और हमने साथ उसकी एक्सियोलॉजी की बात की थी। ठीक है, और इनमें डिफरेंस और द फैक्ट दैट अगर हम अप्रोचेस की बात करें तो 3 डिफरेंट अप्रोचेस इन मैनेजमेंट साइंस, which are basically positivism, phenomenology, and pragmatism, and then the difference between the point of view of the practitioner versus the academic. तो ये हमने पहली क्लास के अंदर डिस्कशन की थी। दूसरी क्लास में मैंने पैराडाइम्स डिस्कस किए थे कि जो वर्ल्ड व्यूज है अबाउट मैनेजमेंट साइंस, what management science discipline is all about, that has also evolved over the time. और मैंने आपको ये एक टेबल जो है वो डेमोन्स्ट्रेट किया था बताने के लिए कि एवोल्यूशन कैसे हुई है। ठीक है, तो वी रियली डिड डिस्कस के जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो मैनेजमेंट साइंस की जो थिंकिंग थी उसमें काफ़ी ड्रामेटिक चेंजेस आते रहे। जैसे जैसे एक्सटर्नल सिचुएशंस चेंज हुई उस तरह मैनेजमेंट थॉट भी बदलती गई, टू काइंड ऑफ कीप पेस विद द एक्सटर्नल कंडीशंस एज वेल। और वैसे भी मैंने आपको ये भी बताया कि एक डायलेक्टिक प्रोसेस होता है जिसके अंदर के पहले एक थीसिस होता है, और साइंटिफिक थॉट में जिस डिसिप्लिन की भी साइंटिफिक थॉट हो उसके अंदर ये डायलेक्टिक प्रोसेस अप्लाई करता है। मैनेजमेंट साइंस में भी अप्लाई करता है कि एक डोमिनेंट थीसिस होता है, फिर उसका एंटीथेसिस होता है, और एंटीथेसिस के बाद एक सिंथेसिस होता है, और इसी तरीके से ओवर टाइम किसी भी डिसिप्लिन का लैंडस्केप जो है वो ब्रॉडन होता चला जाता है। तो द थिंग इज के अगर इस किस्म का एंटीथेसिस ना हो तो फिर तो कोई भी डिसिप्लिन इवॉल्व नहीं कर सकता, ग्रो नहीं कर सकता, एंड इट विल बिकम इररेलेवेंट और वो ऑर्थोडॉक्सी बन जाएगी। तो मैनेजमेंट साइंस के अंदर जो है वो हम देखते हैं कि इट हैज रिस्पॉन्डेड टू द चेंजेस इन द एक्सटर्नल मैक्रो इकोनॉमिक एंड फिजिकल एनवायरनमेंट, और इसी तरह उसके अंदर चेंजेस आते गए हैं। तो जो मैनेजमेंट साइंस की थिंकिंग थी, जो पहला पैराडाइम था, पहला व्यू था अबाउट व्हाट इज द बेस्ट काइंड ऑफ मैनेजमेंट एंड व्हाट शुड मैनेजर्स बी एमिंग फॉर, ये वाली जो सारी थिंकिंग थी इसको जो शुरू में जिसको हम क्लासिकल कहते हैं, या देखिए क्लासिकल मैंने लिखा हुआ है, जो क्लासिकल थिंकिंग थी उसके अंदर बेसिकली आइडिया यही था कि द बेस्ट काइंड ऑफ मैनेजमेंट इज वेयर देयर इज कंप्लीट कंट्रोल। ठीक है, यानी कि जो वर्कर है वो पूरी तरीके से जो है वो मैनेजमेंट की बात इसलिए मानता है कि उसको ट्रेन किया जाता है so that every kind of unnecessary activity of the worker can be reduced, and this will increase the efficiency of the organization, and the more efficient the organization, the more stable it is going to be, and that is the best kind of organization that they can be. Of course over the time इसमें बहुत सारे changes आए क्योंकि इस किस्म की जो thinking थी वो क्लोज थिंकिंग थी, जिसके अंदर के ठीक है देयर वाज अ लॉट ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, बट it was a closed kind of thinking in the sense that it was not open to change at all. The whole idea was कि differences को खत्म किया जाए, क्योंकि उस वक्त बेसिकली जो काम था सारा का सारा वो फैक्ट्री लेवल के ऊपर हो रहा था। आप ये अंडरस्टैंड करें कि ये टाइम जो था इट वाज बैक इन द 1900s, तो नया नया यूरोप के अंदर और अमेरिका के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई हुई थी, तो फैक्ट्रीज के अंदर काम हो रहा था। तो वहां पे सबसे ज्यादा फोकस इसी बात पे था कि किस तरीके से फैक्ट्री वर्कर्स अपने टाइम की वेस्टेज को रिड्यूस करें, प्रॉपरली ट्रेंड हो और उनकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा से ज्यादा हो, और वही ऑर्गेनाइजेशंस और वही ममालिक और वही सोसाइटीज प्रोग्रेस कर रही थी जहाँ पे कंट्रोल और डिसिप्लिन
तो इसलिए दैट वाज कंसिडर्ड एज द बेंचमार्क, मतलब सब जो एक बेस्ट फॉर्म ऑफ मैनेजमेंट है उसको कंट्रोल ओरिएंटेड मैनेजमेंट ही कंसिडर किया जाता। फिर उसके बाद उसमें चेंजेस आए, जैसे कि यू नो आपकी 1920s के बाद से जब जब डिप्रेशन के आसार नुमायां होना शुरू हुए, तो वहां से बात पता चली कि नहीं, ह्यूमन फैक्टर्स आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद जैसे सिस्टम्स आगे इसके बाद चलता रहा, वक्त बदला और दोनों वर्ल्ड वॉर्स खत्म हो गई, तो फिर ये बात रियलाइज की गई कि नहीं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें बेस्ट फिट है। एंड इन रीसेंट ईयर्स एक पोस्ट मॉडर्न जमाना जब आया इंटरनेट के बाद, तो उसके बाद आप हाई लेवल ऑफ कोलैबोरेशन एंड जो आपकी वैल्यू चेन थी उसकी एक्सपेंशन, वो भी एक बहुत बड़ा काम बन गया मैनेजमेंट साइंस का। और आजकल की जहाँ तक बात है, वहाँ पे आपकी जो मैनेजमेंट है वो बेसिकली हाईली प्रैग्मेटिक हो गई हुई है, इन द सेंस दैट इट्स कोई स्ट्रक्चर या फॉर्म से ज्यादा जरूरी है कि the work needs to be done. And currently we are also looking at the way आपका जो साइबर स्पेस है वो प्रोवाइड कर रही है चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज। सो कहने की मकसद ये कि बहुत सारे चेंजेस आए हैं इन मैनेजमेंट थॉट, लेकिन अभी हम फोकस कर रहे हैं पहले पैराडाइम पे, जो क्लासिकल पैराडाइम है। और ये इसलिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ क्योंकि ये याद रखें कि क्योंकि मैनेजमेंट साइंस के अंदर डायलेक्टिक प्रोसेस होता है, विच मीन्स कि जो थीसिस है उसका कुछ ना कुछ हिस्सा सिंथेसिस के अंदर शामिल होता है, तो लैंडस्केप ब्रॉडन होता है, चीज ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। तो जो ये पुरानी थियरीज भी हैं, इनका कुछ ना कुछ एस्पेक्ट्स आज तक भी बड़ी रेलिवेंट और एप्लीकेबल हैं। तो लास्ट क्लास में मैं जो आपके साथ डिस्कस करी थी, दैट वाज बेसिकली द रिकैप कर लेते हैं थोड़ा सा। वो हम कर रहे थे साइंटिफिक मैनेजमेंट, विच वाज प्रपोज्ड बाय फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। ठीक है जी, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर का ये इसके साइंटिफिक मैनेजमेंट, इसकी किताब 1911 के अंदर प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जिसने इसने ये प्रपोज किया कि जो साइंटिफिक मेथड है वो मैनेजमेंट साइंस में भी अप्लाई होना चाहिए। ऑब्वियसली ही वाज a mechanical engineer, so he was looking at ways how the organization can be thought of like a machine, so standardized, everyone is working in such close cooperation that wastage of time is completely stopped. So he said कि जी complete जो है वो training, and he talked about one best way of doing a job, right? मैंने जैसे आपको बताया, तो ये बड़ा टेक्निकल सी चीज थी जो कि उसने प्रपोज की, एंड इट वाज very influential in the sense that this started a whole school of thinking। और इसके बाद बहुत सारे लोग इसी ट्रेडिशन में साइंटिफिक मैनेजमेंट स्कूल का हिस्सा बनते गए, जैसे कुछ के नाम मैंने लिखे में, गैंट, जिसके गैंट चार्ट्स आज तक हम यूज करते हैं। इसी तरह मोशन स्टडीज की गई ताकि ह्यूमन एक्टिविटी को फुल्ली प्रोग्राम किया जा सके। और इसी तरह जो पेमेंट भी थी वो भी यही कहा गया कि जी होनी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, यानी पीस रेट सिस्टम, और परफॉर्मेंस के हिसाब से ही पेमेंट होनी चाहिए, क्योंकि दैट काइंड ऑफ is the only way that workers will try to produce at the highest level by reducing any time wastages and listening completely and doing completely the way they are being trained by the management। ठीक है, और मैनेजर्स का भी ऐसा नहीं है कि टेलर ने कहा कि मैनेजर्स को कुछ नहीं करना, मैनेजर्स ने भी काम करना है। तो ये वाली जो सारी चीजें थी साइंटिफिक मैनेजमेंट स्कूल की, आप ये देख लें, और ये मैंने लास्ट टाइम ये डिस्कस किया था। देखिए, इन सब प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हुए the whole objective was कि एक ऑर्गेनाइजेशन स्टेबल रहे और हाईली एफिशिएंट रहे और डिसिप्लिन रहे। तो ऑफ कोर्स इसके ऊपर काफी सारी क्रिटिसिजम्स भी आई कि दिस इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ओनली ऑफ द मैनेजमेंट, इट डजंट इंक्लूड द क्रिएटिविटी ऑफ द वर्कर एटसेट्रा, एंड इट्स टू सिंपलिस्टिक मे बी। तो ये सारी बातें इसके बारे में की गई। नेवरदलेस ये जो
साइंटिफिक मैनेजमेंट स्कूल था, ये इतना इन्फ्लुएंशियल था कि बाद में जो आपका TQM वगैरह है वो भी इसी की एक एक नई शक्ल है, ऑफ कोर्स, यू नो। तो अच्छा, और फिर ये भी हमने लास्ट टाइम ये डिस्कस किया था कि इवन एट दैट टाइम इसके ऊपर क्रिटिसिजम्स यही आई थी कि ये जो value of the worker is judged by what she or he can do. हालांकि ये अल्फ्रेड मार्शल जो कि उसी वक्त पे लिख रहा था 1919 में, उसने ये कहा कि नहीं भाई, वैल्यू ऑफ द वर्कर शुड आइडियली बी व्हाट द वर्कर इज केपेबल ऑफ, ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट लाइक मशीन्स। तो तब भी इसके ऊपर एक यू कैन से कि इसका एंटीथेसिस आ रहा था अल्फ्रेड मार्शल की शक्ल में, जिसने इसको क्रिटिसाइज किया, पूरी तरह क्रिटिसाइज किया। तो ये तो हमने लास्ट टाइम हम क्लास में कर रहे थे। तो अब जो इन टुडेज लेक्चर आई वुड लाइक टू डिस्कस विद यू another theory which is within the same paradigm, जो पैराडाइम मैंने पिछली दफा आपके साथ डिस्कस किया था, जिसको कि मैं अभी आपके साथ फिर से उसको शो करती हूँ जी। राइट, हाँ जी, जिसको कि मैं कह रही हूँ क्लोज्ड रैशनल सिस्टम। देखें, इसमें भी मैंने ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल की बात की है। अभी दोबारा क्लासिकल वर्ल्ड व्यू की तरफ हम जा रहे हैं, क्योंकि मैंने आपसे बताया ना कि ये एक पैराडाइम्स जो है ये वर्ल्ड व्यूज है, ये ब्रॉडर पैटर्न्स ऑफ थिंकिंग है। हर पैराडाइम के अंदर दे आर सर्टन इन्फ्लुएंशियल राइटर्स जिनके के काम से एक PhD स्कॉलर को अच्छी तरीके से उसकी रिकग्निशन होनी चाहिए, आप लोगों को नॉलेज होनी चाहिए अबाउट द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल थिंकर्स इन मैनेजमेंट साइंस, ठीक है। और यही ऑब्जेक्टिव है इस कोर्स का भी। तो सो पहला ये जो जिसको हम क्लासिकल पैराडाइम कह सकते हैं, उसकी एक थ्योरी थी टेलर की साइंटिफिक मैनेजमेंट। एक दूसरी थ्योरी है थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी। अब आप ये देख लें कि साइंटिफिक मैनेजमेंट वाज प्रेजेंटेड एंड मोस्टली बाय द अमेरिकन इंजीनियर, और मोस्ट ऑफ द थिंकिंग जो साइंटिफिक मैनेजमेंट के डिसिप्लिन में हुई है वो वाज बेस्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स। लेकिन ऐसा नहीं है कि एट दैट टाइम यूरोप के अंदर इसके ऊपर थिंकिंग नहीं हो रही थी। जो टाइम्स थे वो वैसे ही थे, क्योंकि काम ज्यादातर फैक्ट्रीज वगैरह में हो रहा था और इतना रैपिड चेंज का जमाना नहीं था। तो यूरोप के अंदर थिंकिंग जो थी वो भी एट दैट टाइम हो रही थी, और उन यूरोपियन राइटर्स ने भी जो थे वो अपनी थेरीज प्रेजेंट की, जो कि बहुत इन्फ्लुएंशियल थी। और खासतौर पे जब अंग्रेजी के अंदर ये ट्रांसलेट हुए, then they became very very well known, well accepted, and management thought के अंदर इनका आज भी इनकी कंट्रीब्यूशन है, एक्नॉलेज करते हैं। सो एक फ्रेंच राइटर था जिसका नाम था हेनरी फ्योल, उसने जनरल मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स दिए थे, दैट आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस इन ग्रेट डिटेल, लेकिन आई डू encourage all of you कि आप हेनरी फ्योल का काम और जनरल मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स उसने दिए थे उनको जरूर स्टडी कीजिएगा। वो आपको पता चलेगा कि उसकी कुछ चीजें आपको सिमिलर नजर आएंगी with Taylor's principles, जो वो one best way and division of labor etc. कुछ चीजें उसकी similar हैं, लेकिन उसके अलावा भी उसने कुछ principles दिए हैं which are even in today's time very influential। जैसे कि हम कहते हैं कि the functions of the manager are planning, organizing, leading and controlling। तो ये हेनरी फ्योल के थिंकिंग के ऊपर बेस्ड हम ये बात करते हैं, जिसने Frenchman who proposed these ideas. So he had a set of 14 principles. Anyhow, I am not going to go into the great detail of that. However, इसी पैराडाइम को एक्सप्लेन करने के लिए एक और थ्योरी भी है जिसका नाम है मैक्स वेबर्स थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी, which I think is very important.
क्योंकि यूजुअली जब हम ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं तो और ब्यूरोक्रेट की बात करते हैं तो पाकिस्तान में हमें तो सिविल सर्वेंट याद आ जाता है, ठीक है ना, और बाबू कल्चर और वो सब चीजें माइंड में आनी शुरू हो जाती हैं। बट एक्चुअली थियरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी ये एक जर्मन आपका सोशियोलॉजिस्ट था जिसने ये प्रेजेंट की थी। Even I think before in German he presented it before Taylor, but 1922 में इसकी वो वाली theory जो थी वो सामने आई in English translation. So that is when it became more popular within the English speaking countries. तो कहने की बात यह कि इसने आइडिया जो ब्यूरोक्रेसी का दिया था वो वाला आइडिया नहीं है कि सिविल सर्वेंट। इसको हम जरा डिटेल में आज देख लेते हैं। अब ये आपने अब जो चीज मैं आपको पढ़ाने लगी हूं उसके लिए जरूरी है कि आप माइंड में ये रखना कि बेसिकली ये पैराडाइम वही है जहां पे उनका ख्याल ये है कि बेहतरीन मैनेजमेंट वो है जहां पे के आपके पास देयर इज फुली, देखिए प्रोग्रामिंग का मतलब होता है कंप्लीटली ट्रेंड, ठीक है ना। देखिए कंप्लीटली ट्रेंड तो कंप्यूटर ही हो सकता है ना, प्रोग्राम तो हम कंप्यूटर को ही करते हैं, तो इंसानों को भी इतना एक्यूरेटली ट्रेन कर देना कि उनकी उनकी बकायदा फिजिकल और मेंटल प्रोग्रामिंग हो जाए। दे कैन नॉट थिंक आउटसाइड ऑफ व्हाट हैज बीन what is expected of them and the way they have been trained. And the entire objective is to cut out any time wastage, any kind of wastage, and become as efficient and lean as possible. ये अच्छा, अब इसी चीज को उस तरीके से वन बेस्ट वे वाला पूरा आइडिया जो था वो दिया था फ्रेडरिक टेलर ने। अब मैक्स वेबर क्या कहता है कि इस तरह की एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन कैसे आ सकती है, मैक्स वेबर के क्या प्रिंसिपल्स हैं। तो ये देख लें, इसकी जो है ना थ्योरी, इसकी है जी थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी, ठीक। तो ये मैंने भी आपके साथ मॉड्यूल 4 के नोट्स शेयर कर दिए हैं, 3 के तो कर ही दिए थे, और ये मैंने मॉड्यूल 4 के भी नोट्स भी आपके साथ शेयर कर दिए हैं। और जिन आर्टिकल्स के बेस के ऊपर मैंने ये नोट्स बनाए हैं वो भी मैं आपको ओरिजिनल आर्टिकल्स भी कर दूंगी। बहुत अच्छा हो कि अगर आप इनकी किताबों के कुछ एक्सर्प्ट्स पढ़ लो, मैक्स वेबर की अपनी, उसका नाम यहाँ पे मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है। इसकी जो किताबें हैं इकोनॉमी एंड सोसाइटी या थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, इसकी कुछ आप पोर्शंस पढ़ें तो दैट वुड बी एक्सीलेंट। बट इवन इफ यू डोंट डू दैट तो इसके ऊपर जो है वो आर्टिकल्स मैंने आपके साथ शेयर किए हुए, एंड आई वुड सजेस्ट कि आप उसको भी पढ़ें। यहाँ तो मैंने उन्हीं आर्टिकल्स को उसकी जिस्ट आपके साथ में मैं शेयर कर रही हूँ। अच्छा जी, तो given that closed rational systems जहाँ पे थिंकिंग यही थी कि आइडियल मैनेजमेंट स्टाइल वो है जहाँ पे कंप्लीट कंट्रोल हो, तो यही थिंकिंग जो था वो जर्मनी में मैक्स वेबर एक सोशियोलॉजिस्ट भी था, पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट भी था, फिलोसोफर भी था, जिसने ये थिंकिंग की। बाय द वे मैक्स वेबर का काम बहुत ज्यादा सोशियोलॉजी में भी पढ़ाया जाता है और इसके बहुत सारी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं इन द फील्ड ऑफ सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस एज वेल। बट यहाँ पे हम उसका मैनेजमेंट में देख रहे हैं कि इसकी थिंकिंग why it was so influential. And this is because he was the first one who proposed that there should be systematic management in the form of bureaucratic organizations, ठीक है। तो आजकल जो हम सिविल सर्विसेज को ब्यूरोक्रेसी से रिलेट करते हैं, एक्चुअली ये वाली थिंकिंग, ऑब्वियसली वी वर अंडर कॉलोनियल रूल, तो ये जो थिंकिंग अडॉप्ट की थी उसके पीछे और ब्रिटिशर्स ने इस किस्म की टेक्निक्स को, सिमिलर टेक्निक्स को अडॉप्ट करते हुए बहुत ही
पावरफुल ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट की. यूरोप में भी बहुत पावरफुल ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट की गई. दे डोमिनेटेड the you know the world, colonized the other countries for actually centuries, जिसमें उनका colonial rule रहा. और उसका बेसिस यही था कि उनकी ऑर्गेनाइजेशंस वर वेरी डिसिप्लिन्ड. ठीक. तो आज तक हमने क्योंकि बेसिकली अंग्रेजों का पूरा मॉडल जो है वो अडॉप्ट किया है, तो इसलिए आज तक हमारी जो गवर्नमेंट का कम से कम सिस्टम है वो ब्यूरोक्रेटिक ही है. हाउ मच दैट सर्व्स आवर इंटरेस्ट, दैट्स समथिंग जो कि हम डिस्कस अब करेंगे. बट ये जो निज़ाम था, ये बेसिकली इसकी जो आप समझ लें एकेडमिक अंडरस्टैंडिंग है, वो हम वेबर का काम पढ़ के और उसकी किताबों के नाम इकोनॉमी एंड सोसाइटी और थियरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, इनको पढ़ के और हम ये समझ सकते हैं कि इसके प्रिंसिपल्स क्या थे. अब ये याद रखें कि ये जो है ना वो ये वो सिस्टम है जो कायदे और कानून के ऊपर चलने वाला सिस्टम है. जो इनका सिस्टम था कायदा कानून, और इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है. अगर कायदे कानून से अगर काम होगा तो जाहिर है कि काम जो है वो बेहतर तरीके से हो जाएगा और उसमें जस्टिस भी होगा. तो ये तब की थिंकिंग थी. इसको जरा गौर से देखते हैं. ठीक है. तो ये मैक्स वेबर ने इसका ये ख्याल था कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ब्यूरोक्रेटिक होगी, आजकल तो हम कहते हैं ना ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन होगी तो जी उसमें तो मीन में से बहुत ज्यादा निकालेंगे और रेड टेप होगी और काम स्लो होगा, और इस किस्म के आइडियाज हमारे माइंड में आते हैं कि एक ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन एक शदीद इनएफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन है. सरकारी एक माइंडसेट, क्योंकि उसको प्रॉपरली हमने मैक्स वेबर के जो रूल्स थे, जो उसके प्रिंसिपल थे, हमने उनको तो अडॉप्ट नहीं किया. उसको बदशक्ल सी एक उसकी फॉर्म हमने अडॉप्ट कर ली है, जो कि मतलब किसी किस्म की भी प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करती. अगर ये प्रिंसिपल्स फॉलो हों तो इवन आज के दौर में bureaucracies can be at least they would be having legal authority, and some good can come out of it if we were to adopt this the principles of bureaucracy as they are suggested by Max Weber. तो इसलिए इसको हम देख लेते हैं कि ये प्रिंसिपल्स क्या थे. लेकिन प्रिंसिपल्स पे जाने से पहले आप ये समझें कि इन दो किताबों में मैक्स वेबर ने कहा कि जो सबसे एफिशिएंट, और अच्छा रैशनल का मतलब क्या है? रैशनल का मतलब है लॉजिकल, जहां पे आपने जो है वो जज्बाती नहीं हो जाना. ठीक है. तो रैशनल बिहेवियर इज अ बिहेवियर वेयर ह्यूमन बीइंग्स दे आर थिंकिंग वेरी लॉजिकली, they are thinking in a very disciplined way. उसको हम rational systems कहते हैं, logical, which is not based on any whim. देखो actually शुरू में जो मैक्स वेबर था, जो बात उसने ऑब्जर्व की वो ये कि इससे पहले, क्योंकि जिस वक्त में इसने ये अपना लिखना शुरू किया, ये उस वक्त यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रही थी. तो उससे पहले क्या उसने ऑब्जर्व किया कि वहां पे बादशाहत थी ना बेसिकली. ठीक है ना. तो देवर मोनार्क्स, जिसको हम कहते हैं किंग्स, एंड सो एंड बोर्न किंग्स, बादशाहत का निजाम था. तो उसमें जिस किस्म की मैनेजमेंट एक्टिविटी थी वो उसको कहता है ट्रेडिशनल, या ही ऑल्सो सेज करिज्मेटिक. उसमें भी जो कुछ लोग थे जिनको के जो अगर बादशाही का निजाम खत्म भी हो गया, जिस तरीके से जो आपकी मोनार्की थी, आपकी बादशाहत थी, अगर निजाम आप उसमें खत्म भी कर देंगे तो भी या तो बादशाहत होगी या कोई एक ऐसा करिज्मेटिक लीडर होगा जो कहेगा वही चीज होगी और वही मैनेजमेंट समझी जाएगी. ठीक है. उसकी विम्स के ऊपर,
उसकी पसंद नापसंद के ऊपर जब जब सिस्टम कुछ वो चेंजेस आएंगे तो उसको इसने मैक्स वेबर ने कहा कि ये ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जहां पे एक फर्द वाहिद के कहने की वजह से सारे रूल बने कि जी बादशाह सलामत को अगर बात पसंद आई तो ठीक, नहीं सर कलम कर दिया जाएगा। तो ये इस किस्म के रूल्स ना, इसको इसने कहा कि ट्रेडिशनल और करिज्मेटिक अथॉरिटी, यू नो, तो ही वाज वेरी मच अगेंस्ट दैट। ही सेड कि नहीं, जो है ना वो ब्यूरोक्रेटिक होनी चाहिए, जो कि बेसिकली ये है कि वेल थॉट आउट, रैशनल, नॉट बेस्ड ऑन एनी काइंड ऑफ विम्सिकल बिहेवियर के जो जी दिल में आया वो हो जाए उस तरह। जैसे कि जो है वो फ्रेडरिक विंस्टन टेलर ने, याद है, कहा था कि रूल ऑफ थंब नहीं होना चाहिए कि जैसे काम करना चाहो कर लो। तो वो तो खैर फ्रेडरिक विंस्टन टेलर ने कहा था। ये बार बार बात करता है रैशनैलिटी की कि आपने मतलब ऑर्गेनाइजेशंस को रन करने के लिए आप इस तरीके से जो है वो इमोशनली कभी भी नहीं सोचेंगे, ठीक है, रादर आप हमेशा रैशनली और लॉजिकली सोचेंगे, उसको रैशनल थिंकिंग कहते हैं। और लीगली मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कि हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कानून और कायदे होने चाहिए, और कानून और कायदे से ऑर्गेनाइजेशंस अगर चलेंगी तो उनके पास रैशनल लीगल अथॉरिटी भी होगी, और वो ऑर्गेनाइजेशन ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशंस होंगी, और वो अगर ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशंस होंगी तो दे विल बी टेक्निकली सुपीरियर, वहां बेहतरीन लोग काम करेंगे और फेयर होंगी, हर कोई कानून और कायदे के साथ चलेगा, तो जाहिर है कि लोगों को भी उसका मैक्सिमम फायदा होगा, और उसके अंदर रिलायबिलिटी आएगी, स्टेबिलिटी आएगी, और मिनिमम जो है वो उसमें टाइम वेस्टेज होगी, और ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को कंट्रोल करना भी ज्यादा आसान हो जाएगा। ये मैक्स वेबर का आइडिया था, और इस हिसाब से उसने भी कुछ हमें अपनी किताबों में ये उसकी जस्ट है बेसिकली जो उसने प्रपोज किया। ये देखें, इसकी जो ब्यूरोक्रेसी है उसके कुछ रूल्स हैं। मतलब एक रैशनल लीगल अथॉरिटी को एक्सरसाइज करने के लिए he said that the organization should follow these rules. अच्छा, ये क्या है? पहली चीज डिवीजन ऑफ लेबर है। ये तो हमने उसमें भी साइंटिफिक मैनेजमेंट में डिवीजन ऑफ लेबर बड़ी जरूरी है। क्लासिकल राइटर्स हमेशा डिवीजन ऑफ लेबर की बात करते थे। तो डिवीजन ऑफ लेबर का क्या मतलब है कि जो बड़े टास्क है उनको रूटीन और वेल डिफाइंड टास्क में ब्रेक करें, यानी एक ही बंदा हर चीज ना कर रहा हो। जो जनरल जो टास्क हैं उनको छोटे छोटे वर्क है, वर्क को टास्क में डिवाइड करें, और हर कोई एक ही टास्क परफॉर्म कर रहा हो, और वो उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए वो बंदा फुली क्वालिफाइड और मोर इम्पोर्टेंटली फुली प्रोग्राम ट्रेंड हो। तो पहली चीज तो आ गई डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है, कि काम को आपने छोटे छोटे हिस्सों में या टास्क में और वेरी वेल डिफाइंड टास्क में डिवाइड करना है, एंड ईच पर्सन शुड बी fully trained to perform the task which she or he is performing. पहली चीज। दूसरी चीज वो बात करता है अथॉरिटी और हायरार्की की। हायरार्की का मतलब चेन ऑफ कमांड, यानी कौन किसको जवाब दे है। मैंने बताया था ना कि ये कायदे कानून पे बेस्ड सिस्टम है ब्यूरोक्रेसी, अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर। तो वो कहता है कि जी कौन किसको जवाब दे है, इसको हम कहते हैं हायरार्की। हायरार्की को मैंने क्लास में भी आपको बताया था कि अगर इसको हम ड्रॉ करें तो एक ट्रायंगल सा बनता है, क्योंकि एट द ऑर्गेनाइजेशन के मतलब एट द वेरी टॉप ऑफ द पिनिकल ऑफ द हायरार्की, टॉप ऑफ द हायरार्की इज जस्ट वन पर्सन। सो एक बंदा का कंट्रोल है, लेकिन डिफरेंट लेयर्स हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, एंड वन पर्सन इज देन रिस्पॉन्सिबल टू another individual above them, and जो ऊपर वाला बंदा है वो अपने नीचे जितने भी लोग हैं उन्हें completely कंट्रोल कर सके, because there's a clear chain of command, और ये चेन ऑफ कमांड कभी वायलेट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो दिस सिस्टम ऑफ प्रोटोकॉल्स एंड एवरीथिंग, उसका भी एक
फायदा है इन ऑर्गेनाइजेशंस लाइक दिस, ताकि कंप्लीट कंट्रोल रहे। और कंट्रोल का फायदा यही है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है, विच इज डिफाइंड बाय द टॉप पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन, दैट नीड्स टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय एवरीवन, ठीक, ताकि सो ये भी कंट्रोल ओरिएंटेड जो है वो थेरी है। अच्छा, उसके बाद एक और पॉइंट जो कि कई दफा वायलेट होता है, जो मैक्स वेबर ने बड़ा क्लियरली कहा था, फॉर्मल सिलेक्शन। और फॉर्मल सिलेक्शन का मतलब ये है कि टेक्निकली क्वालिफाइड लोगों को आप जॉब पे रखें। तो दिस रिक्रूटमेंट प्रोसेस for Max Weber was very important, because if this is violated, formal selection and recruitment on merit, ठीक है ना, सो यहाँ पे फॉर्मल सिलेक्शन में मेरिट के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोगों को लेके आना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज ये सारा का सारा सिस्टम जो है, इट इज going to become extremely counterproductive, ठीक है। Formal selection, people selected for jobs based on their technical qualification, whoever is the best person for the job, uski selection, okay। Then he says that there are also ये formality, यानी formal rules and regulations, जो मैं पहले भी बात कर रही हूँ कि ये जो सिस्टम है ये कायदे और कानून पे बेस्ड है, और ये written standards होते हैं जो कि वहाँ का law है। These rules and regulations are basically the laws of the organization and they are not to be violated. As a matter of fact, ये organizations जब particularly public sector के अंदर होती हैं, तो ये rules they are so so stringent कि अगर इन रूल्स को वायलेट किया जाए तो इट कैन बी चैलेंज्ड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है। कि इवन अगर टॉप पर्सन भी इन रूल्स को वायलेट करे तो वो उसके ऊपर भी जो है वो केस हो सके। आपको पता है ये केसेस तो चलते रहते हैं, और उसका बैकग्राउंड यही है जो कि वेबर ने कह दिया था कि जी रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हिच आर लाइक द लॉज ऑफ द they are the statutes or the laws of the organization, which govern the way that the organization would be would would run day to day and would exist, okay। So yeah, ये बड़ा important चीज। फिर इसने बात impersonality की। This also is very relevant for a bureaucrat. Impersonality. When a bureaucrat, she's sitting on her chair, he's sitting on his chair, then she is the chair. She has to forget about who she is in her private life. So she just applies the rules and controls and not according to their personality, what she wants or does not want. She then needs to wear the hat of the bureaucrat, and which ideally would mean that she would not let her own self-interest ever come in the way of implementing the rules, ठीक है। मैक्स वेबर ने अच्छी बात बताई कि भाई उसने जब अगर तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है तो उसने फिर रूल को इम्प्लीमेंट करवाना है, चाहे उसमें अपना ही उसका नुकसान हो। और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जहां कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो वो इस बात को बताए कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, और कि अगर उसको रूल को अप्लाई करते वक्त किसी किस्म का भी उसके ऊपर कोई प्रेशर आ सकता है तो दैट शी शुड बी अवेयर ऑफ दैट, and they should remain impersonal as to the best of their ability. Impersonality is also important for all members of a bureaucracy. फिर career orientation है। देखिए career orient एक bureaucracy तब है जब एक बंदा, ब्यूरोक्रेसी के लिए जरूरी है कि आप उस बंदे को दिखाए कि उसकी करियर प्रोग्रेशन कैसे होगी, और उसके लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ठीक है। तो आइडियली ही सेड कि जो भी इंडिविजुअल इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ रिलेटेड है, शी और ही वुड लाइक टू मेक देयर एंटायर करियर within this organization only and not change that a lot, ताकि जो ट्रेनिंग उसकी करवाई जाए उससे फिर उस ऑर्गेनाइजेशन का लॉन्ग टर्म में भी फायदा हो, ठीक है ना। तो ये सारे इसने रूल्स बताए कि जी डिवीजन ऑफ लेबर, हायरार्की, फॉर्मल सिलेक्शन ऑन मेरिट, and then application of rules and regulation, stringent application, सख्त
जो है वो कानून और कायदा, उसके अलावा और काफी सारे कानून, कानूनी तरीके से चलना, हर हर चीज में कानून के बारे में सोचना। इसी तरह इम्पर्सनैलिटी के, आपको जो काम आप कर रहे हैं उसमें अपना सेल्फ इंटरेस्ट को कभी आगे ना रखना, और करियर ओरिएंटेशन, इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन होना, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होना जहां पे एक इंसान अपना पूरी की पूरी लाइफ स्पैन, अपना पूरा करियर जो है वो गुजारने में इंटरेस्टेड हो। अब देखो ये वाली जो सारी चीजें, खासतौर पे जो करियर ओरिएंटेशन है और ये बाकी सारी चीजें, आपको खुद ही नजर आ गया होगा कि ये ज्यादा ऑफ कोर्स अप्रोप्रिएट है इन द पब्लिक सेक्टर। और ये जो ब्यूरोक्रेसी है, इसीलिए अब हम ब्यूरोक्रेसी कहते ही सिविल सर्विस को हैं, क्योंकि उसने तो नहीं कहा था कि जी ये सिर्फ, यानी मैक्स वेबर की बात कर रही हूँ, मैक्स वेबर ने नहीं ये कहा था कि जी ये सिर्फ पब्लिक सेक्टर के लिए, लेकिन इसकी ज्यादातर एप्लीकेशन जो है वो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में है, जहां पे आपको ये फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशंस चाहिए, क्योंकि मार्केट मैकेनिज्म्स अप्लाई नहीं करते, ठीक है ना। सो प्रॉफिट ओरिएंटेशन की कहीं भी यहाँ बात नहीं हुई थी, तो इसलिए ये ज्यादा यूजफुल है फॉर फॉर स्टेट एंड गवर्नमेंट and basically the public sector, organizations belonging in the public sector, and not for profit, but rather state owned organizations. Okay, अच्छा, ये तो इसने सारे रूल्स दे दिए, लेकिन मैक्स वेबर, रिमेंबर, एक पॉलिटिकल थिंकर भी था, उसने ये बात खुद ही बात मान गया था, ठीक है, खुद ही, मतलब उसने एंटीथेसिस कुछ हद तक अपने काम का खुद ही एक्नॉलेज कर लिया था, और उसने ये कहा कि मेरे हिसाब से, यानी मैक्स वेबर के हिसाब से, ये एक बहुत ही एफिशिएंट, प्रिसाइज और प्रिडिक्टेबल और डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, जहां पे ये जो उसने सारे प्रिंसिपल्स दिए हैं अगर उसे अडॉप्ट की। लेकिन खुद ही उसने बात मान लिया था कि एक आयरन केज ऑफ रैशनैलिटी भी है, यानी कि लोग उसके अंदर इतना ज्यादा रूल को अप्लाई करें कि जो एक्चुअल वैल्यू है, उस रूल से फायदा क्या होना है, किनका फायदा होना है, उनको वो भूल जाए, और रूल की एप्लीकेशन उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाए। उसने ये कहा था कि जब इन द लॉन्ग रन ऑर्गेनाइजेशंस को ये मसला पेश आ सकता है, तो उसने अपना एंटीथेसिस टू सम एक्सटेंट खुद ही दे दिया था। अच्छा जी, अब सवाल देखते हैं। अच्छा, अब जाहिर है कि ये ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है कि इधर लीगल रैशनल अथॉरिटी तो है, विच इज डेफिनेटली बाय, जब ये दिया गया उस वक्त का जो सिस्टम था, विच वाज बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल या करिज्मेटिक अथॉरिटी ऑफ किंग्स एंड अदर काइंड ऑफ कंप्लीटली ऑटोक्रेटिक लीडर, उससे फिर भी ये बहुत बेहतर रूल्स बेस्ड सिस्टम था। लेकिन जब ये अप्लाई होता गया एज टाइम वेंट फॉरवर्ड, तो जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि चेंज एंड जिसको कि इस सिस्टम में तो कोई चेंज का खाना ही नहीं है। आई मीन, चेंज इज नॉट अ डिजायरेबल फीचर ऑफ एनी सिस्टम। तो ये सिस्टम तो चेंज ओरिएंटेड है ही नहीं, तो क्लोज्ड ऑर्गेनाइजेशंस, लार्ज एंड क्लोज्ड ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बना हुआ है। तो उसके बाद जब ये अप्लाई होने लगा, तो इसमें ओवर द टाइम बहुत सारे मसाइल भी आए और क्रिटिसिज्म भी हुई अगेंस्ट दिस थ्योरी। तो पहली चीज तो जो उसने कहा था कि आइडियल है और मोस्ट प्रोडक्टिव है, देखो ना, मोस्ट एफिशिएंट है वो उसके ख्याल में। हाँ ठीक है, अर्ली 1900s के अंदर ये मोस्ट एफिशिएंट होगी, और कुछ एफिशिएंसी गेन्स डेफिनेटली हुए भी, और इसीलिए तो मैं आपसे कह रही हूँ कि इसके बेसिस के ऊपर अंग्रेजों ने और यूरोपियंस ने पूरी दुनिया के ऊपर जो है वो उसको कॉलोनाइज किया, और दे वर वेरी सक्सेसफुल एट वन पॉइंट इन टाइम, बट द चेंज वाज रिक्वायर्ड। और एज टाइम वेंट बाय, क्योंकि ये थ्योरी जो है ये चेंज को अलाउ नहीं करती, तो इसके अंदर रेड टेप आनी शुरू हो गई, बहुत ज्यादा। रेड टेप क्या होती है? रेड टेप होती है जब बहुत ज्यादा टाइम लगता है कायदे कानून को अप्लाई करते हैं, कि जो भी डिसीजन है वो बहुत देर से होता है, ठीक है, कायदा कानून ही आप अप्लाई करते हैं, इसीलिए जो इनिशिएटिव है लोगों का वो खत्म हो जाता है, और यू नो जो ऑर्गेनाइजेशन का रियल पर्पस है उससे ऑर्गेनाइजेशन डिविएट करने लगती है।
तो बिकॉज द डिसीजंस आर सो स्लो, हर चीज का कायदा कानून करते हुए, इसको हम रेड टेप कहते हैं कि कायदे कानून पूरे पूरे करते करते डिसीजंस बिकम वेरी स्लो। पहली क्रिटिसिज्म है। दूसरी चीज ये कि मैक्स वेबर ने तो यही कहा था कि भाई ये जो है ना, कायदे कानून से देर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ फेयरनेस, यानी पब्लिक सर्विस जो है ना वो बड़ी फेयर हो जाएगी। लेकिन जब ये बाबुओं की जो मैनेजमेंट है, दरअसल उसमें होता क्या है कि वो क्योंकि रूल अप्लाई कर रहे होते हैं तो दे बिकम वेरी डिटैच्ड फ्रॉम द पब्लिक इटसेल्फ, ठीक है ना। सो पीपल फील एज केसेस नॉट एट ह्यूमंस, यानी उनकी मसला तो उसका कोई उसको सुना नहीं जाता। दे आर नॉट ट्रीटेड लाइक ह्यूमन बीइंग्स रादर एज केसेस। सो ये बहुत बड़ा मसला है कि स्टेटस हायरार्की और कंफॉर्मिटी पे ज्यादा जो है वो है। तो इम्पर्सनैलिटी को इस तरीके से अप्लाई किया गया है, और लोग अपने आप को वो जो है वो बहुत बड़ा स्टेटस कॉन्शियस हो जाते हैं बहुत ज्यादा पब्लिक सर्वेंट्स, और लोगों की जिसको कहना दरअसल जो खिदमत है वो पीछे छोड़ देते हैं। तो ये भी एक इसका इस पे क्रिटिसिज्म है कि पीपल बिकम वेरी स्टेटस कॉन्शियस एंड दे डू नॉट ट्रीट द पब्लिक राइट, हुज पब्लिक सर्वेंट्स दे आर बेसिकली, ठीक है ना। तो जब भी जो है ना वो, फिर उसके बाद इसके अंदर प्रॉब्लम रेजिस्टेंस टू चेंज भी है। मैंने एक और आपके साथ है, ये मिन्सबर्ग की एक मैं आपके साथ राइट अप शेयर करूंगी बुक में से, रिचर्ड एल डाफ्ट की किताब में से मैंने ये मिन्सबर्ग का एक क्रिटिसिज्म वहां से बताया आपको। स्ट्रक्चर्स बताए हैं, दो किस्म के स्ट्रक्चर्स उसने बनाए थे, मशीन ब्यूरोक्रेसी एंड प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी। तो उसमें वो यही कहता है कि जो मशीन ब्यूरोक्रेसी है जिसकी यहाँ बेसिकली बात कर रहा है मैक्स वेबर, ये जो है ये इट्स वेरी रेजिस्टेंट टू चेंज, सो दैट्स अनदर क्रिटिसिज्म। फिर टॉप हैवी डिसीजन मेकिंग, इसके अंदर डिसीजन मेकिंग में पब्लिक की कोई बहुत ही कम उसकी कोई ओपिनियन ली जाती है। इट्स वेरी टॉप हैवी, ठीक है ना। एंड देयर इज कंसंट्रेशन ऑफ पावर बिकॉज इसके अंदर सेंट्रलाइजेशन का भी एक आइडिया है, फॉर्मलाइजेशन एंड सेंट्रलाइजेशन, वेयर द यू नो द अथॉरिटी लाइज विद द हेड पर्सन। सो असूली तौर पे तो ये लीगल रैशनल होनी चाहिए, लेकिन इट बिकेम कन्वेंशनल, जब अप्लाई होनी शुरू हुई तो ये कन्वेंशनल अथॉरिटी की साइड पे चलेगी। उसके अलावा विंसबर्ग ने एक और क्रिटिक की है अगेंस्ट मैक्स वेबर कि यूजुअली जो लोग हैं इवन इन प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसीज, पीपल ब्यूरोक्रेट्स थिंक ऑफ साइलोस, यानी अपने डिपार्टमेंट को बेहतर दिखाने के लिए वो हर काम करेंगे, ठीक है। सो साइलोज बनाएंगे इकट्ठा, यानी पूरे इदारे के फायदे को कम देखेंगे, अपने डिपार्टमेंट के फायदे को देखेंगे, और इस तरह ना डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आपस में लड़ते भी रहते हैं, जिससे कि एफिशिएंसी बजाय बढ़ने के वो घट जाती है। अच्छा, फिर एक जो आयरन केज वाला, वो तो उसका अपना था कि ये आयरन केज हो सकता है जहां पे रूल्स जो है वो अप्लाई हो और वैल्यूज अप्लाई ना हो। अच्छा, जो पाकिस्तान के अंदर अगर इस पे हम थिंकिंग करें तो हम ये देखते हैं कि क्योंकि ये सिस्टम पुराना सिस्टम था, तब जो था वो अंग्रेज का दौर था, तो हमने ये कॉलोनियल सिस्टम जो था उसमें हमें भी उसका हिस्सा बना दिया गया, ठीक है ना। सो ओके, एट एट एंट्री लेवल्स और ऑपरेशनल लेवल्स पे तो इंडियंस आप समझ लें सब कॉन्टिनेंट के लोग ही होते थे ना। तो ब्रिटिश जो थे वो तो ऑब्वियसली हायरार्की के पिनिकल पे ऊपर वाली स्ट्रेटेजिक लेवल पे होते थे। तो वहां से जो चीज थी और वो जो पूरा निजाम था, कंट्रोल का निजाम था, वो इसी बेसिस के ऊपर तो बनाया गया था। वो जब ब्रिटिश चले भी गए तो हमारा तो निजाम कोई नहीं बदला, हमने अपनी थिंकिंग तो कोई नहीं की। वही कंट्रोल ओरिएंटेशन जो ब्रिटिश छोड़ के गए थे, बस शक्लें बदल दी गई, रिफॉर्म नहीं हुआ। हालांकि ऐसी बात नहीं है, रिफॉर्म के लिए बहुत पेपर्स भी लिखे गए, बहुत तरीके अडॉप्ट किए गए, लेकिन हमारे जो लीडर्स थे दे वर ऑलवेज averse टू अकाउंटेबिलिटी एंड देयरफॉर no reform was able to really take root.
اور کیونکہ ہمارے کانٹیکسٹ کے اندر یہ سفارش کا کلچر، نیپوٹزم اور پیٹرنیج بہت زیادہ ہے، تو اس لیے سلیکشن آن میرٹ کا جو رول تھا وہ ہم وائلیٹ کرتے گئے. تو دیکھیے انگریز کے زمانے کی جو بیوروکریسی تھی وہاں پہ ٹھیک ہے کہ وہ جو سسٹم تھا اٹ واز سلو اینڈ کنٹرول اورینٹیڈ، بٹ اٹ واز گیونگ ایٹ لیسٹ دا colonial administration a certain large benefits. But when we inherited that entire thing, so we did away with the merit, which means that this hybrid form of bureaucracy was control oriented but extremely inefficient, politicized and irrational. تو یہ ریشنل جب تک رہتی تو اس کے تو کوئی نہ کوئی فائدہ تھا کہ قاعدہ قانون کم سے کم فالو ہو رہا ہے اینڈ سم لیول آف فیئرنیس وڈ بی دیئر. بٹ جب وہ فیئرنیس بھی ہو جاتی ہے تو بس پھر تو یہ ریڈ ٹیپ ہی پیچھے رہ جاتی ہے. اٹس you can say it becomes a hybrid bureaucracy and a poor form of the bureaucracy which was proposed by Max Weber. The kind of bureaucracy which exists in the government departments of Pakistan and other developing countries, even in India and Bangladesh to a large extent, that is not an ideal bureaucracy at all. Bureaucracy in itself is not an ideal theory, and then the kind of bureaucracy which we have, it's really flawed. So, اس چیز کو سب کو سمجھتے ہوئے let us look at the reflection question. What is the reflection question? کہ Max Weber conceptualized bureaucracy as an ideal instrument for efficient administration. However, today's bureaucracy is often associated with outdated mindset, making organization inefficient and incapable of change. ٹھیک ہے، آج کل کی جو بیوروکریٹس ہیں، آج کل کی جو بیوروکریسی ہے، we just think of very negative things when we think of bureaucracy. It is a management orientation still dominant in public sector organization. And as I told you, uska reason ye hai ke public sector organizations do not have market mechanisms and profit motive to guide them. So they need to adopt this system. Yet as a system, bureaucracy is often considered the root cause behind failure of development initiative. So bureaucracy ko masla samjha jata hai. Okay. Discuss how far bureaucracy is a problem or panacea in public organization. کیا یہ مسئلہ ہے یا یہ مسائل کا حل ہے؟ دوسرا مسئلہ یہ کہ آج کل کے جو ڈیجیٹل ایج میں بیوروکریسی کو ہم ریفارم کیسے ہو سکتی ہے، دنیا بھر سے ہمیں کیا ایگزامپلس ملتی ہیں. سو اس سوال کا جواب دیں گے تو دیکھیے آنسر بھی میں نے لکھ دیا ہے، اس سے آپ لرن کر سکتے ہیں، اور یہ سوال جب امتحان میں دوں تو کچھ اس قسم کا آپ اٹیمپٹ کر سکتے ہیں کہ to call bureaucracy a complete problem and or a complete solution, a panacea, I think that is then black and white thinking, and we should avoid that. That is not very balanced thinking. So if we have a balanced approach, then we find that the bureaucracy or the way Weber conceptualized it, it has both opportunities and limitations. Even in today's world, it does have opportunities. It does offer opportunities even in today's world, because very large sector organizations, and particularly public sector organizations, not so much in the private sector, but public sector organizations still do need to espouse some of these principles, because a lot, دیکھیے ہم تو یہاں میں آپ کو پبلک ایڈمنسٹریشن تو نہیں پڑھا رہی، لیکن ہم بیسیکلی مینجمنٹ سائنس کے اندر پبلک ایڈمنسٹریشن اس کا ایک بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے. ٹھیک ہے، جہاں پبلک سیکٹرز کی جو آرگنائزیشن ہے ان کو کس طریقے سے گورن کیا جاتا ہے، اسے پبلک ایڈمنسٹریشن کہتے ہیں. تو پبلک ایڈمنسٹریشن میں تو ابھی بھی یہ جو ہے یہ ایک main bureaucratic model جو ہے وہ it is the only culture which exists. تو اس کلچر کو جتنا آئیڈیل کی طرف لے کے جایا جا سکتا ہے اتنا لے جانا چاہیے، کیونکہ پبلک ایڈمنسٹریشن میں جو ہے وہ جب پرائیویٹ لوگوں کو لا کے اور وہ رن کرنے کی کوشش کرتے ہیں گورنمنٹ، تو پھر کافی بڑا پرابلم ہوتا ہے. اب دیکھ لینا ٹرمپ کیا کر رہا ہے.
ठीक है, और उसको पजीराई तो नहीं मिल रही ना, एंड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इज टेकिंग प्लेस बिकॉज द ब्यूरोक्रेसीज cannot change so quickly, and it is not the ideal situation that bureaucracies should change. I don't know, अभी तो ये एक ongoing process है of you know कि किस तरीके से जो इनका डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी है, how well it is going to work. But if we look at experiences from the rest of the world, most of the time bureaucracies have taken root, and therefore you can reform them, but you can't root them out. So that's why we can say that it offers both opportunities and limitations. And especially अगर एक bureaucracy एक ideal bureaucracy की तरफ जाए जहाँ पे जिसके पास legitimacy हो, खास तौर पे when the rules are actually applied, okay, and then there is selection on merit, as well as if the if the workers in such organizations, they are committed to following ethical principles. तो अगर वहां पे कानून और कायदा हो और इसके जो people working in the organization जो public servants हैं वो अपनी responsibility को acknowledge करें, तो अभी भी उसके जो हैं वो काफी सारे फायदे हो सकते हैं. और वही बात है कि as long as the principles which were pointed out by Weber they are being followed, then it can lead to some level of predictability and rationality, which are important principles. ठीक है? So Weber's bureaucracy was a way to it creates some level of order, it creates accountability, and it creates continuity, which till at least recent times were important in the way it was structured. I don't know. देखें, very honestly, ये तो चीजें जो मैं आपको सारी लिख रही हूँ, ये जब से Trump has taken over America in the way that he has, and he has really turned the entire world order upside down, so nobody can really say कि इसके outcomes होंगे क्या. But having said that, order and accountability have served the world very well, and I believe even today these are values which can deliver good things for humanity: order and accountability. Okay. So therefore, however, going by past research, what we find is that bureaucracy also has certain entrenched problems. मैंने पहले भी आपकी डिस्कशन की है, और जो मैंने आपको मैंने दिए हैं रीडिंग्स, उसमें जो वर्ड्स इन्होंने यूज किए हैं वो है गोल डिस्प्लेसमेंट, के रादर देन फॉलोइंग वैल्यूज the bureaucracy follows rules and rule itself becomes an end. इसी तरह sub optimization, where there is conflict between the various departments, inflexibility, so excuse me, hardly any innovation, as well as extreme concentration of power. Okay? Extreme concentration of power, that is also some of the problems. And then of course the political interference and the compromise of rules of ideal bureaucracy in places like South Asia, India, Pakistan, Bangladesh. These problems remain, and so there's a lot of red tape and political influence, and bureaucracy itself then does not remain ideal bureaucracy. Acha, so and it becomes really corrupt. So ये जो सारे मसले हैं, the second part of the reflection question asks you कि जी ये जो मसले हमने अभी point out किए हैं, क्या ये मसले डिजिटल जो आपको एज के अंदर रिजॉल्व हो सकते हैं? तो the answer would be कि yes, IT has allowed many countries to reform bureaucracy. उसके अंदर जो bureaucratic corruption का problem है
उसको ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी बढ़ाई है थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और अब तो खैर इसके अंदर भी आपकी एआई जितनी ज़्यादा वर्क प्रोसेसेस के अंदर इंक्लूड होगी। एआई की यहाँ बात मैंने नहीं की क्योंकि मैंने जो आपको बताया है जो आपके साथ रीडिंग्स की हैं वो या थोड़ी सी वो पुरानी है, ठीक है ना। तो उसके बाद से चाइना फॉर एग्जांपल उसने अपने करप्शन पे इतना ज्यादा कंट्रोल इसलिए किया क्योंकि उसने एआई को इंटीग्रेट कर दिया है इनटू द गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स। लेकिन अगर हम पुराने सिस्टम्स को भी देखें जो कि अब हम अडॉप्ट कर रहे हैं तो वहां पे हमें नजर आता है कि it has been used in other countries of the world to reduce red tape, to increase transparency and accountability. Interdepartmental coordination भी improve हुई है और citizens का empowerment जहाँ पे वो जो dehumanized feel करते थे तो now they can remain engaged with directly engaged with the government thanks to the IT possibilities। ठीक है, तो बहुत सारे systems हैं, आप do take a read of that article जो मैंने आपके साथ कहा है। चिली एक साउथ अमेरिकन मुल्क है जहाँ पे जो ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम जो अब हमारा भी ई पेड शुरू हो गया ना, वो इनके सिस्टम्स के ऊपर है। चिली का जो सिस्टम है वो बहुत पुराना सिस्टम है एंड इट हैज सर्व्ड देम रियली रियली वेल। तो प्रोक्योरमेंट सिस्टम्स इसने पहले किए। इसी तरह एंटी करप्शन ड्राइव कोरिया के अंदर जो थी वो ओपन के नाम से कोरिया ने वो अडॉप्ट की। और पाकिस्तान जैसे ममालिक में, इंडिया में पहले हुआ लेकिन पाकिस्तान में भी अब वो जो आपका लैंड रजिस्ट्रेशन और कस्टम्स है वो कम से कम पंजाब की हद तक कुछ ना कुछ वो अडॉप्ट हो रहा है। और इस सब से ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, स्पीड ऑफ डिसीजन मेकिंग बढ़ती है। तो जो ब्यूरोक्रेसी के मसाइल हैं जिन काफ़ी लंबी लिस्ट है, उनको अडॉप्शन ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी से कुछ हद तक रिजॉल्व किया जा सकता है और किया गया भी है। लेकिन मसला ये है कि ये जो आईटी के इनिशिएटिव्स होते हैं इसमें भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, फेवरेटिज्म, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी ये सारी चीजें करती हैं। और जो अंडरलाइंग कल्चर है ब्यूरोक्रेसी का, जहां सेल्फ प्रेजर्वेशन आ जाती है, ठीक है, कि रूल के पीछे छुपना, और वो मसाइल जो हैं उनकी वजह से ब्यूरोक्रेसी का रिफॉर्म अगर वो बहुत सुपरफिशियल रहता है, एक्चुअल चेंज इन द वे सिटीजन्स आर ट्रीटेड, उसमें कोई मसला, उनके मसाइल सिटीजन्स के आईटी की सॉल्यूशंस अडॉप्ट करने के बावजूद हल नहीं होते। तो ये मसाइल जो हैं वो रहते हैं। और उसका मसला ये है कि इन चीजों को अडॉप्ट करते हुए जो मतलब बेसिक प्रॉब्लम्स हैं ब्यूरोक्रेसी की ऑफ स्लो डिसीजन मेकिंग, उनको तो ठीक किया जा सकता है, लेकिन जब नीयत ही खराब हो तो फिर ये सिस्टम बिल्कुल भी अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगा। तो दैट इन इटसेल्फ इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर द ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म। तो देखें क्या है कि इसको हम ये कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजिकल चेंज मस्ट बी अकम्पनीड बाय एथिकल रिफॉर्म, बिकॉज ऐसा नहीं होगा। और अगर खाने पीने का ही मामला रखना है तो वो तो कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेते हैं, हर सिस्टम की खामियां ढूंढ लेते हैं, उसके जो है उसमें से पॉसिबिलिटीज ढूंढ लेते हैं ऐसी जहां पे कि ये इस किस्म का गोरख धंधा जो है वो चल सके। सो it technological change must be accompanied by ethical reform as well. Similarly, आपकी जो ब्यूरोक्रेट्स की जो डिजिटल टूल्स हैं उनके साथ साथ उनको अडॉप्ट करने में ब्यूरोक्रेट्स को अपना इंसेंटिव नजर आना चाहिए, ठीक है, इन द सेंस कि जो उनको बहुत ज्यादा अननेसेसरी गलत काम करने की आदत है उसको अगर कट करके और लीगल वेज ऑफ अर्निंग इंसेंटिव्स बनाए जा सकें तो दैट वुड बी नाइस। एंड द डिजिटल एज अलाउज फॉर सच काइंड ऑफ इंसेंटिव्स जो कि ब्यूरोक्रेट्स को ऑफर किए जा सकते हैं। इसी तरह ये जो डिजिटल ऑडिट्स हैं और ओपन डेटा पॉलिसीज हैं, इसको कहा तो जाता है लेकिन अडॉप्ट नहीं किया जाता। तो इसको अगर नेक नियति से अडॉप्ट किया जाए तो बहुत सारे जो ब्यूरोक्रेसी के मसाइल हैं
in the public sector उनको दूर किया जा सकता है. Having said that, मॉडर्नाइजेशन की तो फिर भी जरूरत है, फ्लेक्सिबिलिटी, इनोवेशन, इंटेग्रिटी, इन सब चीजों की जरूरत है. सो देयरफॉर यू नो द इवन कुछ जो डिपार्टमेंट्स हैं पब्लिक सेक्टर के अंदर, दे कैन बी ऑर्गेनाइज्ड अराउंड एंटरप्रेन्योरियल एंड न्यू फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट कैन बी इंट्रोड्यूस. ठीक है, तो उसको प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी जो कि मिन्सबर्ग ने सजेस्ट की थी उसकी तरफ लिया जा सकता है, rather than the 19th century ideal bureaucracy by Max Weber, which again I'm saying it is neither to be blamed nor it can provide completely all the solutions. But if it is applied with integrity, then it does offer some kind of solutions, and it is a mechanism which to this date is still being used. So we need to look at what are its principles in order to get outcomes which are to some extent solving the problems of the public, right? So अब इसको भी हमें सारी इस किस्म की डिलिब्रेशन के बाद भी हमें पता चला कि ये जो थ्योरी है ये उसी पैराडाइम के अंदर है जो कि एक क्लोज्ड रैशनल सिस्टम्स है. Being closed and rational per se is not a good thing from in today's time and age, where you need a response. But having said that, rationality can give some good output in the case of delivering rule-based system, some fairness for the for people, because if the order is completely reversed, then we don't know what are going to be the outcomes of the average person. So reform of bureaucracy is a far better option than doing away with bureaucracy altogether. ठीक है, तो ये तो इसका जवाब हो गया. इसके बारे में आप सोचें और अगली क्लास में इंशाल्लाह हम अगले न्यू क्लासिकल पैराडाइम को अंडरस्टैंड करेंगे. थैंक यू सो मच. तो इसको आप अटेम्प्ट करें. अच्छा, मैं आपके साथ अब डिस्कस यही करूंगी कि गोइंग फॉरवर्ड व्हाट आई वुड लाइक इज कि आप लोग जो है वो दो लोगों के मैं ग्रुप्स बनाऊंगी और हर मॉड्यूल को जो 2 लोग हैं वो मिलके उसके जो रिफ्लेक्शन क्वेश्चन हैं उसकी प्रेजेंटेशन देंगे क्लास के अंदर. सो आई विल बी डूइंग दैट, इसलिए ये सारा गौर से सुन लीजिएगा. मिड टर्म के अंदर I can ask this question the way it has been stated. रिफ्लेक्शन क्वेश्चन भी पूछ सकती हूँ और मैं आपको salient features भी पूछ सकती हूँ कि bureaucracy के बताएं और main criticisms बताएं and why is it, what parts of bureaucracy are relevant even in today's time and age. So इसके बारे में आप तैयारी करके रखें for the midterm as well as be prepared for the presentation. Okay, thank you so much. Allah Hafiz and take care.